हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं मिराज अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का ईज ऑफ लर्निंग में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनको वन बाय वन इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। ग्लोब पर दो लाइनें होती हैं। ग्लोब पर दो लाइन होती हैं। पृथ्वी, ये रही हमारी पृथ्वी यानी ग्लोब। ठीक है। इस पे दो लाइन होती हैं। एक लाइन होता है हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है? एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये पड़ी लाइन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया? पड़ी लाइन। और वर्टिकल लाइन का मतलब, ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ बना है स्लाइड पे, इस वर्टिकल लाइन का हिंदी क्या हो गया? खड़ी लाइन। वर्टिकल लाइन कैसा होता है? खड़ा होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होता है? पड़ा होता है। यहाँ देख लीजिए, ये ऐसे मैंने पड़ी लाइन एक ड्रॉ कर दी, तो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इसके जस्ट इधर थोड़ा सा मैंने अगर एक खड़ी लाइन, थोड़ा सा ये लाइन तो तिरछी है, लेकिन सीधी लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, यानी खड़ी लाइन। इस लाइन को क्या कहेंगे? खड़ी लाइन। और इस लाइन को पड़ी लाइन। ठीक है। पड़ी लाइन और खड़ी लाइन, इसको वर्टिकल लाइन और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। इन दोनों लाइनों को लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड कहा जाता है ग्लोब पे, तथा इस रेखा द्वारा पृथ्वी पर मौजूद किसी भी स्थान का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अगर किसी ग्लोब पे ऐसे पड़ी लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ऐसे पड़ी लाइंस, बहुत सारी पड़ी लाइंस ड्रॉ कर दी जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे इसे हम लैटिट्यूड कहेंगे, यानी अक्षांश लाइन कहेंगे। ठीक है। पड़ी लाइन, जितनी भी ये लाइंस अभी ड्रॉ की गई हैं, इनको अक्षांश लाइन कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, यानी लैटिट्यूड लाइंस कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाती हैं, यानी ऐसे पड़ी पड़ी सर्किल में वृत्ताकार रूप से ऐसे सर्कलाइज करके ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं वर्टिकल लाइन यानी लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। ठीक है। तो देशांतर रेखाएं कैसी होती है? देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, ऐसे खड़ी होती हैं। ठीक है। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? वर्टिकल होती हैं, खड़ी होती हैं, उनको ऐसे खड़ा खड़ा ड्रा किया जाता है। ठीक है। इनको हम देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। ठीक है। और ये वर्टिकल होती हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वर्टिकल लाइन को देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है। अगर ये लाइन खड़ी है तो इसको देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड, अगर ये लाइन पड़ी होती तो इसको लैटिट्यूड लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। दोस्तों, दुनिया के कुछ इंसानों ने अपनी सहूलियत के आधार पे दिशाओं का विभाजन किया है। मुख्यतः दिशाएं चार प्रकार की होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। तो ग्लोब पे समझ लेते हैं। ग्लोब पे ये नॉर्थ, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऊपर हम मान लेते हैं नॉर्थ, नीचे मान लेते हैं साउथ, और इस तरफ से इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इस बाएं वाले को मान लेते हैं वेस्ट, और इसको मान लेते हैं ईस्ट। ठीक है। ये चार दिशाएं मुख्यतः होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। इन चारों दिशाओं के आधार पे ही इन्हीं आधार पे दुनिया को चार दिशाओं में विभक्त किया जाता है। ठीक है। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं लैटिट्यूड लाइंस कहलाती हैं। ठीक है। ये जो रेखाएं हैं, जो ग्लोब पे लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड जो होती हैं, जो पड़ी और खड़ी लाइन होती हैं, ये पूर्ण रूप से काल्पनिक होती हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये समझने के लिए और मतलब कुछ विद्वानों के द्वारा ये कल्पना करके इन लाइन को ड्रॉ करके ये इनका मतलब एक कल्पना किया गया है। ठीक है। ये रहा ग्लोब। ऐसे ये जो रेखाएं होती हैं, जिन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं या मतलब अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ये पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। किस तरफ चलती हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, वेस्ट टू
ईस्ट। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ। लॉन्गिट्यूड जो होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। जैसे पृथ्वी की घूर्णन की जो दिशा है वो भी पश्चिम से पूरब ही है। उसी आधार पे जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं ये पश्चिम से पूरब की तरफ होती हैं। देखिए ये जो वृत्त बना रही हैं, ये जो लाइंस है, पूरा पूरा ये अर्थ के, ये तो सामने वाला फ्रंट दिख रहा है, लेकिन ये इसके बैक में भी पूरा ये सर्कल बनता है, ठीक है। पूरा ये सर्कलाइज होता है, ऐसे ऐसे पूरा। जैसे मान लीजिए ये अगर अर्थ हुआ तो ये पूरा 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 ये सर्कलाइज करके ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये 3D बन नहीं पा रहा है, लेकिन समझ जाइए ये चारों तरफ ऐसे सर्कलाइज करके लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। ऊपर ऊपर जैसा मैंने अभी बताया कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, और इस तरफ ईस्ट होता है। तो ये ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले हिस्सा को साउथ पोल कहते हैं। साउथ पोल, नीचे वाले हिस्सा को साउथ पोल, और ऊपर वाले जो हिस्सा को नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पृथ्वी पर दो संदर्भ बिंदु हैं। जैसा अभी मैंने बताया, ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, साउथ पोल। ये दो संदर्भ बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक रेखा खींची गई है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक रेखा खींची गई है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। ऊपर नॉर्थ और साउथ के ग्लोब पे, इस पूरे ग्लोब पे नॉर्थ और साउथ के बीच में जो एक रेखा खींची गई है, जो ग्लोब को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री मानी जाती है। कितनी डिग्री मानी जाती है? तो 0 डिग्री मानी जाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में बराबर से में जो इनके एक रेखा खींची गई है, इन्हें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश होते हैं, जिन्हें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जैसा अभी मैंने बताया, और इसे इक्वेटर नाम से भी जाना जाता है, जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं, ठीक है। देयर इज ए 0 डिग्री लैटिट्यूड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ विच is also called the equator or Vishwat line, and it's also known as the equator. It divide the earth into two equal parts, ठीक है। अच्छा, जब ये रेखाएं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में बीचों बीच जब ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री खींची जाती है, तो ये जो ग्लोब होता है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला, जो साउथ का, जैसे मैंने अभी बताया कि नीचे का जो हिस्सा होता है उसे साउथ पोल कहते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। तो जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये ऊपर का जो इक्वेटर से ग्लोब पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक इक्वेटर लाइन होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में 0 डिग्री इक्वेटर होता है। इक्वेटर से ऊपरी जो ग्लोब है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और उसके साउथ में यानी नीचे जो ग्लोब है, इक्वेटर से नीचे का जो हिस्सा बचा है ग्लोब का, उसे सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जो इक्वेटर है ये 13 कंट्रीज से होकर गुजरती है, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, सोटोम प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है।
ये जो भूमध्य लाइंस होती हैं, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, जो ये वाइट गाढ़ी पट्टी है, जो मोटी सी पट्टी है, जैसे डैश 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 से जो पट्टी जो दिख रही है, इसी को इक्वेटर कहते हैं। ये मुख्यतः दुनिया के 13 देशों से होकर गुजरती है, जैसे ये कोलंबिया, ये रहा ये इक्वाडोर, ठीक है, ये रेड कलर के मैप में ब्राज़ील, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देख लेते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये गैबोन है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केनिया है, युगांडा है, सोमालिया है, ठीक है, मालदीव है इंडियन ओशन में, इंडोनेशिया है, और ये किरिबाती है। यही वो 13 देश हैं जिनके ऊपर से भूमध्य रेखा गुजरती है। एक डिग्री के अंतराल पे अक्षांश उत्तर में 90 और 90 अक्षांश और दक्षिण में 90 अक्षांश होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल, और नीचे की तरफ होता है साउथ पोल, और इन दोनों के मध्य में ये 0 डिग्री ये इक्वेटर होता है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ठीक है। तो जो इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर, यानी ऊपर नॉर्थ में एक डिग्री के अंतराल पे, एक डिग्री के अंतराल पे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। यहाँ तक 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं एक डिग्री के अंतराल पे नॉर्थ पोल तक, ठीक है। और ठीक वैसे ही नीचे की तरफ साउथ में भी एक डिग्री के अंतराल पे, एक डिग्री के अंतराल पे ऐसे वृत्ताकार रूप में साउथ बिंदु तक भी, नीचे भी, मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों जो गोलार्ध हैं, इनमें 90-90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिनकी बीच की दूरी, मतलब एक डिग्री की दूरी पे, जैसे ये एक डिग्री के अंतराल पे होती हैं ये, और ये कितनी अक्षांश होती हैं, तो 90 अक्षांश होती हैं, और इन अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होता है। कितने डिस्टेंस कितना होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच में डिस्टेंस होता है। जैसे ये अगर इसको देखें तो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 90 अक्षांश रेखाएं, और सदर्न हेमिस्फेयर में 90 अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और 90 सदर्न में, 90 नदर्न में, और एक ये जो इक्वेटर है जो 0 डिग्री है, तो इनको टोटल करते हैं तो ये 180 जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो 180 अक्षांश रेखाएं हमें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन जो ये जो नॉर्थ पोल होता है, जो 90 डिग्री वाला ये जो पोल होता है, ये एक वृत्त ना होके एक पॉइंट है, ठीक है। ये एक वृत्त ना होके एक पॉइंट होता है, इसीलिए ये 180 माइनस 2 करके हम 179 अक्षांश रेखाएं काउंट करते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें भी लंबवत गिरती हैं, इसीलिए यहाँ दिन और रात बराबर होती हैं। ये जो भूमध्य रेखा का जो एरिया है, यहाँ मान लीजिए अगर सन है, तो ये जो सन का किरण निकलेगा, ये जो सनलाइट है, ये भूमध्य रेखा पर सीधी और लंबवत पड़ती है, इसीलिए यहाँ दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इस इमेज से समझ सकते हैं कि जैसे सनलाइट स्ट्राइक मोस्टली डायरेक्टली भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ दिन और रात बराबर करते हैं। ये जो 0 डिग्री मैंने इक्वेटर बताया, इसके ऊपर अगर हम, जैसे 90 डिग्री मैंने बताया ना, एक डिग्री के अंतराल पे जो 90 रेखाएं होती हैं, उनमें अगर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे एक और महत्वपूर्ण रेखा होती है, जिसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। ये कितने डिग्री पे होती है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल होता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु विभाजन के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। ठीक इसी तरह नीचे अगर
23.5 डिग्री साउथ चले आएंगे तो यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये अगेन महत्वपूर्ण लाइन है एक। और इससे नीचे थोड़ा सा आएंगे, 66.5 डिग्री साउथ में चले आएंगे तो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। उसके बाद फ्रिजिड जोन होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फ्रिजिड जोन होता है जिसे पोलर जोन भी कहा जाता है, जिसे पोलर जोन, ठीक है, पोलर जोन भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जो उत्तर उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर रखे होते हैं, जो उन्हें कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होता है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य एकदम ऊपर होता है और इसी वजह से यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर देखिए ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर पे ये 23.5 डिग्री पे गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने वाले जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ 21 जुलाई को सूर्य एकदम ऊपर होता है, इसी वजह से यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कंसीडर किया जाता है, ठीक। अब ये देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से देश से गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए यहाँ लिखा है मैप पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा सबसे पहले ये गुजरता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है मैक्सिको, मैक्सिको के बाद बहामास, बहामास के बाद वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और ताइवान, ठीक है, माली और नाइगर, ठीक। इन इन देशों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के प्रसंग में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन जगहों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दीज स्टेट इन इंडिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप से समझ लेते हैं, ये रही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले ये गुजरात में एंटर हुई, उसके बाद ये राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए ये भारत के इन 8 राज्यों से निकलती है। अब समझ लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ में है। किस तरफ है? 23.5 डिग्री साउथ में, यानी ये रहा इक्वेटर और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वो मकर रेखा पर एकदम ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। 22 दिसंबर को सदर्न जो हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, इस पे सूर्य एकदम ऊपर होता है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है 22 दिसंबर को। और पृथ्वी पर अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। अगेन ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको नोट करिएगा कि पृथ्वी पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। जैसे भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होके चलता है वो, और उसके नीचे आ जाएंगे जो इक्वेटर के नीचे साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री साउथ है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीनों रेखाएं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं, ये जो 66.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और ये अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री साउथ में, और ये साउथ पोल
साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ तो आता है आर्कटिक सर्कल। सेम इसी तरह अगर नीचे 23.5 डिग्री आएंगे साउथ में तो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। और इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे 66.5 डिग्री साउथ में तो आता है अंटार्कटिक सर्कल। इसके बाद ये जो पोलर जोन आते हैं जो फ्रिजेड जोन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको फ्रिजेड जोन भी कहते हैं। अब देयर आर 10 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट एंड 3 वाटर बॉडी थ्रूआउट विच वी थ्रू थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस। ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है यानी मकर रेखा है, ये 10 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट और 3 वाटर बॉडीज के ऊपर से गुजरता है। पहले वाटर बॉडीज देख लेते हैं। देखिए, ये पैसिफिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन और ये इंडियन ओशन। इन तीनों जो ओशन है इनसे इन पे क्रॉस कर दिया जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अब ये 3 कॉन्टिनेंट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिनेंट है, आप सभी को पता ही है। ये है आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है, इसको इसको बोलते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से क्रॉस हो गया। अब ये सेकेंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ये नीचे थोड़ा सा लगा हुआ है। जैसे अभी मैंने बताया, ये जो तीनों रेखाएं हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों रेखाएं अफ्रीकन महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीकन महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक कॉन्टिनेंट है। इन कॉन्टिनेंटों से कॉन्टिनेंट 1, 2 और 3, 3 कॉन्टिनेंट हो गया, 1, 2 और 3, ये 3 वाटर बॉडी। और ये 10 कंट्री, 10 कंट्री किस प्रकार से? ये पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नीमिबिया, बोत्सवा, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन देशों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा हमारी गुजरती है। ये जो अभी ऊपर दिखाया था मैप में एक बार समझ लेते हैं। ये ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल, इससे ये कितने डिग्री होता है? तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितनी डिग्री होता है? तो ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर, ये 0 डिग्री होता है। नीचे ये यहाँ से ये ऊपर जो अभी था ये था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। अब नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, उसके बाद आता है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल कितना डिग्री होता है? तो ये होता है 66.5 डिग्री साउथ में। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। कौन कौन कॉन्टिनेंट होते हैं एक नज़र देख लेते हैं। जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और एक नीचे अंटार्कटिका। यही दो 7 कॉन्टिनेंट है जो मुख्यतः 7 ही कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाएं, चलिए शुरू करते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन यानी देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ पे ऊपर अभी मैंने बताया है कि जैसे ऊपर जो हिस्सा होता है अर्थ का, ऊपरी जो ये ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे की तरफ साउथ पोल होता है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे
नीचे साउथ पोल, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाले, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, ध्रुव ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। जैसे ये ध्रुव है, ठीक है, ये बिंदु है, ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये मतलब पोल हो गया। ठीक है, पोल से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच ध्रुव बढ़ती जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये जो ध्रुव है यहाँ पे जीरो, ये जो डिस्टेंस होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में, ये 0 होता है। जैसे जैसे ये दोनों देशांतर मान लीजिए कि ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी तो ये भूमध्य रेखा पे जाते जाते मैक्सिमम दूरी इसकी हो जाती है। भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती जाती है। जैसे ये मान लीजिए अगर भूमध्य रेखा है, किसी भी ध्रुव पे जाएंगे, नॉर्थ में या साउथ में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में, तो इधर से अगर पोल की तरफ चलेंगे, ये 0 डिग्री से पोल की तरफ चलेंगे तो यहाँ तो दूरी रहा, लेकिन धीरे 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 जैसे ऊपर जाएंगे तो ये देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक वैसे ही नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये जो गैप है, ये गैप तो भूमध्य रेखा पे मैक्सिमम था, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे साउथ की तरफ आएंगे और ध्रुव की तरफ जितने भी करीब आते जाएंगे, देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाएगी, तथा दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है। ये भूमध्य रेखा की बात कर रहा है, ये यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे सबसे अधिक दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है ये ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, सभी लॉन्गिट्यूड लाइंस बराबर होने के कारण इन्हें गणना करना कठिन था। अब देखिए, एक ही बिंदु से सारे लाइंस निकलते हैं, इसीलिए सारे सेम थे, समानांतर थे, तो इनका गणना मुश्किल था। इसीलिए ग्रीनविच यानी ग्रीनविच एक इंग्लैंड में उपस्थित जगह है, यहाँ से निकलने वाली देशांतर को आधार माना गया है। ठीक है, ग्रीनविच एक 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 इसी में की देशांतर रेखा को ग्रीनविच नामक शहर से वो क्रॉस होती थी, उसको मतलब आधार माना गया। ठीक है, यानी देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया, उसे 0 डिग्री, जैसे ये भूमध्य रेखा वाले केस में जो जो अक्षांश था, जो मतलब ये लैटिट्यूड था, इसमें हमने भूमध्य रेखा को 0 माना था। और इसमें क्या करते हैं कि जो ग्रीनविच जो इंग्लैंड में उपस्थित एक शहर है या एक लेबोरेटरी है, वहां से जो ग्रीनविच जगह से, ग्रीनविच के नाम की जगह से जो हमारा देशांतर गुजरता है, उसको हम 0 डिग्री देशांतर मानते हैं, तथा इसे इसे प्रधान युमत्तर क्या कहते हैं, प्रधान युमत्तर रेखा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर 0 डिग्री के अंतराल पे एक एक, जैसे ये ग्लोब हो गया, ठीक है, इधर की तरफ 180 और इधर की तरफ 180। ठीक है, 180 दोनों तरफ ऐसे राउंड में, ऐसे राउंड में दोनों तरफ ग्लोब के ये रेखाएं खींची गई हैं। इन सभी रेखाओं को मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 360 देशांतर रेखाएं। वो कितना था? वो जो अक्षांश रेखाएं थी वो, जैसे मान लीजिए वो ऐसे था, ऐसे ये 0 डिग्री, ऊपर की तरफ 90 और नीचे की तरफ 90। ठीक है, 90 प्लस 90 और प्लस 1, ये एक एक भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री। तो ये कितना होता था? 181। और चूंकि ये पोल पे ये सर्किल नहीं बनता था तो ये पॉइंट रह जाता था, इसीलिए ये दो को माइनस करते थे, 2 माइनस करते थे, तो वो जो अक्षांश होता था, वो जो लैटिट्यूड होता है वो 179, कितना हुआ था? 179। और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड हो रहा है वो हो रहा है 360, लॉन्गिट्यूड हो रहा है 360 और जो लैटिट्यूड था वो था 179। ठीक है,
यहाँ से समझ सकते हैं लैटिट्यूड के बारे में। जैसे देखिए ये पोल हुआ और इसी पोल से सारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो निकल रही हैं। यहाँ पे जो दूरी होगी ये एकदम मिनिमम होगी, और जैसे 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 ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे आते जाएंगे, ठीक है, जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे आते जाएंगे तो ये दूरी मैक्सिमम हो जाएगी, और दूरी कितनी कहलाएगी, तो 111.3 किलोमीटर। कितना? 111.3 किलोमीटर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखाओं का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, ठीक है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच शहर से होकर निकलती है, उसका निर्धारण समय के रूप में समय निर्धारण के लिए किया जाता है। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। इसके मदद से दुनिया में समय निर्धारण किया जाता है, तथा 80 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण के लिए, ठीक है। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, जो ग्रीनविच शहर से है, तो इस तरफ 180 और इस तरफ 180, ठीक है। तो 180 और 180 दोनों तरफ, तो जो जाके इधर से 180वां नंबर उस तरफ बैक में जो पड़ता था उसको इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और जो इस तरफ जो 0 डिग्री है, इसको इंटरनेशनल मतलब समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और जो 180 डिग्री पे है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके साथ 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटता है, जबकि यह रेखा पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है, ठीक है। ये देख लेते हैं, जैसे ये इंटरनेशनल 180 डिग्री मैप पे, ये 180 डिग्री 100, ये यहाँ पे सही है मैप, ये वाला मैप सही है, ये 180 डिग्री है, बैक का हिस्सा है। इसके आगे जस्ट वो है जो समय रेखा है, जो ग्रीनविच और इंग्लैंड के ऊपर से जो क्रॉस होता है वो समय रेखा है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये रहा आपका ये रसिया वाला हिस्सा और ये अमेरिका वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस इस तरफ जाने पर, इस तरफ जाने पे हमारा एक दिन क्या होता है, घटता है, और इस तरफ जाने पे हमको एक दिन ज्यादा मिलता है, एक दिन ज्यादा मिलता है, और इस तरफ एक दिन हमको कम मिलता है, ठीक। लेकिन कुछ देशों में दिनों समय समान रखने के लिए इन्होंने अपने स्थान पर 4 बार मोड़ा था। इंटरनेशनल डेट लाइन की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी नहीं है। देशों में जैसे इन देशों के जैसे अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को ऐसे सीधी कर देते तो इसी जगह पे 2 टाइम जोन हो जाते हैं। इस एरिया में दूसरा टाइम, इस एरिया में दूसरा टाइम, इसीलिए इन देशों में एक जैसा ही टाइम रहे, इसीलिए इंटरनेशनल तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है, इसीलिए यह रेखा सबसे नजदीक बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल डमरू मध्य के अंद आता है। बेरिंग जल डमरू मध्य के सबसे नजदीक है इंटरनेशनल डेट लाइन। किसके नजदीक है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य के नजदीक है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। ये रहा बेरिंग स्ट्रेट, और इसके सबसे नजदीक, ये बेरिंग स्ट्रेट के नजदीक है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, जो रसिया और ये अलास्का के बीच में से निकला हुआ है। ये रहा इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, और ये रहा इक्वेटर, ठीक है। एक और जरूरी चीज जान लेते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन और इक्वेटर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी प्रतिच्छेदित करते हैं प्रशांत महासागर में, ठीक है। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं प्रशांत महासागर में। एक और अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया है कि गोलार्ध में, ग्लोब पे ग्लोब पे ग्लोब पे 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जो ऊपरी गोलार्ध होता है, इसको हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और ये इक्वेटर से 0 डिग्री साउथ
से नीचे जो आधा गोलार्ध बचता है उसको हम साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक इसी तरह ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके इस तरफ, इसके बाईं तरफ, इसके बाईं तरफ के हिस्से को वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जो हिस्से, ईस्ट की तरफ जो ग्लोब बचता है उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन, 0 डिग्री देशांतर रेखा को यूनिवर्सल टाइम भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन टाइम, ठीक है। और इसी समय को निर्धारण करके सही समय निकाला जाता है, यानी ये अर्थ पे 0 डिग्री जो देशांतर है, जो प्राइम मेरिडियन है, इसी इसी को मानक मान के दुनिया में टाइम जोन, दुनिया का टाइम जोन निकाला जाता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पश्चिमी पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है। तथा ग्रीनविच से पश्चिम के स्थान का समय ग्रीनविच के समय से पीछे होता है, ठीक है। ये रहा ग्रीनविच, ये ग्रीनविच से, ग्रीनविच अगर ये जगह है तो ये पूरब का स्थान इससे पीछे होता है, ठीक है। मतलब एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 360 डिग्री घूमना पड़ता है, चूंकि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये अभी मैंने बताया है कि 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। इनको कवर करने के लिए पृथ्वी को 360 डिग्री एक चक्कर पूरा करने के लिए कवर करना पड़ता है, ठीक है। 360 डिग्री अर्थात 24 घंटा में ये पृथ्वी 360 डिग्री कवर करती है, तो 360 भागा 24 करेंगे तो 15 डिग्री आएगा, यानी ये एक घंटे में 15, 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है, ठीक है। तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। तो अगर 60 भागा 15 करेंगे तो एक मिनट में 1 डिग्री जो पृथ्वी घूर्णन करती है वो 4 मिनट में घूमती है, तथा इसी तरह एक घंटे के अंतराल पर हर एक मिनट में पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है, यानी 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमे तो उसको टाइम जो लगता है वो 4 मिनट लगता है। इसी प्रक्रिया से 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व की ओर घूमने में चार चार मिनट का समय बढ़ता जाएगा और पश्चिम की ओर घूमने में 4 4 मिनट का समय घटता जाएगा। अगर ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री, इधर से अगर 1 डिग्री पृथ्वी इधर ईस्ट की तरफ जाएगी तो 4 मिनट का इजाफा होगा। अगर इधर वेस्ट पश्चिम की तरफ 1 डिग्री देशांतर ऐसे आएंगे तो इधर 1 मिनट, सॉरी इधर 4 मिनट कम होगा 1 डिग्री पे। वैश्विक स्तर पर व्यवसायों के संबंध में विभिन्न देशों के मानक समय के बीच अनुकूलता होनी चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये समय क्षेत्र प्राइम मेरिडियन के संदर्भ में बनाए गए हैं। विश्व को टोटली 24 टाइम जोन में बांटा गया है और ये मतलब प्राइम मेरिडियन इटसेल्फ के आधार पे बनाया गया है। प्राइम मेरिडियन के आधार पे ही 24 जोन बांटे गए हैं। किसी देश का मानक समय उस देश के मध्य देशांतर पर होते समय पर निर्भर होता है, अर्थात प्रति एक देश का मानक समय होता है। दुनिया में जितने भी देश होते हैं सब देशों ने अपना एक एक मानक समय सेट किया हुआ है, परंतु कुछ देश अपवाद स्वरूप हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, उसमें कई सारे जो स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, मानक समय उन्होंने माना हुआ है। जैसे अपवाद के रूप में आपका ये रूस है। रूस में 8 स्टैंडर्ड मानक समय है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो प्रयागराज के नैनी तथा गोपीगंज से होकर गुजरता है। भारत का जो मानक समय है, ध्यान रखिएगा, 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है। ये रहा, मान लीजिए ये रहा 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। मैंने बताया था एक ये जो 15 डिग्री, एक 15 डिग्री, 15 डिग्री यानी 1 घंटा, ठीक है। चार, 1 मिनट में 1 डिग्री जो घूमने में पृथ्वी समय लगाती है वो 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट। तो 15 डिग्री, 15 डिग्री जो घूमेगी तो 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके 60 यानी 1 घंटा। तो 15 डिग्री, 0 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में जो गैप होगा, जो अंतराल होगा, वो
1 घंटे का होगा, ठीक है। इसी आधार पे ऐसे करते करते ये 15 डिग्री के बाद ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, ऐसे 82 डिग्री, 82 80 82.5 सॉरी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन सेट किया हुआ है। भारत के समय को भारत मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। जो ये जो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जो ग्रीनविच शहर से गुजरता है, जिसे दुनिया ने 0 डिग्री माना है, ठीक है। यहाँ से 5.5 घंटा यानी 82.5 डिग्री जो हमारा 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, इसको ईस्ट देशांतर है, इसको हमने माना हुआ है, जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। इंडियन ग्रीनविच टाइम, भारतीय ग्रीनविच समय। भारत का ग्रीनविच टाइम जो होता है वो 82.5 डिग्री, अभी मैंने बताया, पूर्व में स्थित होता है, और भारत ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। जैसे ये रहा भारत का 82.5 डिग्री ईस्ट वाला, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, इसी लाइन को हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि भारत में ये जरूरी नहीं है कि जहाँ ये इस लाइन पे 82.5 डिग्री पे अगर सुबह के 7 बजे हैं, तो जरूरी नहीं है कि भारत के हर हिस्से में, यहाँ पे ये साउथ में, ये नॉर्थ ईस्ट में सेम टाइम होंगे, सबका अलग अलग टाइम है। लेकिन चूंकि भारत ने इसको माना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसी लाइन को, इसी टाइम को, इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इसीलिए भारत में सिंगल टाइम जोन का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन का एक्सेप्टेंस है, जो हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को माना हुआ है, जो इलाहाबाद के नैनी जिले से, जो नैनी नामक स्थान से वो निकलती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत मैप में देख लेते हैं, ठीक है। स्टेट स्टेट थ्रू स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस, जो अपना स्टैंडर्ड समय रेखा है वो किन किन स्टेटों से होकर गुजरता है। तो ये सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये वाला, ये उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है वो गुजरती है। और ये जो पॉइंटेड है, ये जो लोकेशन पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने अपना टाइम जोन या मानक समय माना हुआ है। The international dateline and the equator intersect each other on the Pacific Ocean। अभी मैंने पीछे आपको बता दिया है, इंटरनेशनल डेट लाइन और इक्वेटर पैसिफिक ओशन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। The prime meridian and the equator intersect each other the अटलांटिक ओशन एट नूल्स आइसलैंड इन द गल्फ ऑफ गुएना। जो ये प्राइम मेरिडियन, जो ये ग्रीनविच शहर यूके से होके आता है, जिसको 0 डिग्री हम लोग समय रेखा मानते हैं, 0 डिग्री देशांतर मानते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे माना जाता है, ये कब इंटरसेक्ट करता है इक्वेटर को, और कहाँ करता है, तो ये करता है आपका अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में नुल्स आइलैंड पे, जो गल्फ ऑफ कहाँ है, गल्फ ऑफ गुएना में है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गुएना में ये इसको इंटरसेक्ट करता है। ये देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये रहा आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर। जब अर्थ पे ऐसे जाले बनते हैं, इक्वेटर सॉरी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो जाला बनता है, तो जो एक एक जो बॉक्स बनते हैं, इसको भौगोलिक गैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है, जो प्रतिच्छेदित करके अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को सही कोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और एक नेटवर्क बनाती हैं, जो ग्रिड या गैटिट्यूड के रूप में जाना जाता है। इसके ग्रिड कहते हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स टाइप का बना है, इसको ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। जिससे होता क्या है कि हमें इस ग्रिड के माध्यम से पृथ्वी का जो मतलब कोई पॉइंटेड लोकेशन है, उसको हमें खोजने में, ढूंढने में आसानी होती है।